10। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के अपडेट को लेकर बीजेपी ने तैयारियां किया कंट्रोल रूम, जहां से पल पल के अपडेट की जानकारी दी जाएगी। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियां। शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार। सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने संबंधी विषयों पर की चर्चा। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग ने दी स्क्रीनिंग। श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील। चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कही बात। और 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना होनी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आई है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ और हल्द्वानी दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों की लेंगे समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी में हर तरफ स्वच्छ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। टनकपुर के सरकारी रोडवेज बस स्टेशन पर लगी पानी की टंकियां पिछले 4 दिनों से सूखी पड़ी हैं, जिसमें पानी नहीं होने के कारण यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारियों का सुस्त होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय दुकानदार शैलू सक्सेना ने बताया कि 4 दिनों से रोडवेज स्टेशन में लगी पानी की टंकियां जंग खा रही हैं, जिसमें नहीं पानी है
प्यास बुझाने के लिए उन्हें काफी दूर लगे सरकारी हैंडपंप से पानी ढोना पड़ रहा है। से आया हूँ, पीलीभीत जा रहा हूँ, यहाँ पानी नहीं आ रहा है और बस बहुत से लोग सारे परेशान हैं यहाँ पानी के लिए। और क्या बताऊँ, यहाँ पानी के लिए खड़ा था मैं, मगर पानी है ही नहीं। अब जा रहा हूँ, अब बाहर देखता हूँ जाकर के कहाँ है पानी। नहीं आ रहा, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, सब परेशान हो रहे हैं, मेले वाले भी परेशान हो रहे हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है और दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, रोड में कहीं पानी नहीं है, अंदर है ना बाहर है, बहुत समस्या हो रही है पानी की। रुद्रपुर के किच्चा हाईवे स्थित एक वेयर हाउस के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख हो चुका था। इस घटना में गोदाम मालिक को करोड़ों का नुकसान हो गया। सीएफओ निशांत कटारिया ने बताया कि अग्निकांड शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर भी आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तुरंत हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां निकाल दी। उसके साथ साथ हमने अपनी किच्छा यूनिट से 1 गाड़ी बुलाई, पंतनगर फायर स्टेशन से 1 गाड़ी बुलाई और एक हमने गदरपुर से बुलाई थी। गाड़ी जब वहाँ पे पहुंची तो हमारे जवानों ने देखा कि वो एक गोडाउन है जिसमें इंसुलेशन शीट थी, तो उसमें फायर हुई थी। आग के कारण, किस कारण से आग लगी हो वो तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे कि किस वजह से लगी है। केदारनाथ धाम में पहली बार वायुसेना के चिकुन हेलीकॉप्टर से महिंद्रा थार का वाहन पहुंचा है। यह वाहन धाम में बीमार, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को हेलीपैड, बेस कैंप आदि स्थानों से मंदिर परिसर तक ले जाने का कार्य करेगा। इसके अलावा केदारनाथ धाम में शीघ्र ही 3 गोल्फ कोर्ट भी पहुंचेंगे। हेलीपैड से वाहन मंदिर के निकट पहुंचाया गया, जहां बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों और विधि ने पूजा अर्चना की। ये वाहन पर्यटन विभाग की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम जो है हमारा धीरे धीरे वहाँ पे विकास के तमाम कार्य किए जा रहे हैं केदारनाथ धाम में। तो यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, वहाँ पर मूवमेंट को और थोड़ा स्मूथ करने के लिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, या फिर जो हमारे साधु संत होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है केदारनाथ में किसी स्थान पर, तो उनके लिए केदारनाथ में थार, महिंद्रा की थार पहुंचाई गई है, जिससे कि यात्रियों को और सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी। काशीपुर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से खनन माफिया बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ऐसे में खनन माफियाओं ने अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभाग की प्राइवेसी भंग करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों के वाहनों के नंबर बताते हुए लोकेशन बताई जा रही है कि अधिकारियों की गाड़ी कहां जा रही है, कहां पहुंच चुकी है, गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। इसके चलते वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर कई जानलेवा हमला भी हो चुके हैं। इसे लेकर अब डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने व्हाट्सएप ग्रुप पर फील्डिंग करने वाले फील्डरों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हम लोग, हमारी टीम की और हमारी जो है रेकी करते हुए लोग फील्डिंग कर रहे हैं और उसके बाद में सूचना आगे दे रहे हैं, जिससे कि हमारी निजी जो हमारी यात्राएं हैं उसको भी सूचनाएं लोग अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सुरक्षा पे, हमारी टीम की सुरक्षा पे बड़ा काफ़ी एक प्रश्न लगा हुआ है। और इसी क्रम में हम जो है बीच में भी पता चला था कि जैसे 2 फील्डर कहीं पे जो है हमारी फील्डिंग करते हैं, तो उसको हमारी टीम ने पकड़ लिया था, तो उनकी मोटरसाइकिल बरामद कर रखी है। देहरादून में चर्चित सत्येंद्र साहनी आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। इसे लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल पीडिया परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को हौसला बनाए रखने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है और पुलिस अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून एक शांत क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना निंदनीय है। यह हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है। उन्होंने कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि एक व्यक्ति की जान गई है, इस मामले पर कांग्रेस राजनीति करना बंद करे।
इंसानियत बनी रहनी चाहिए। यदि हम किसी की मौत पर भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। उस परिवार के लिए आप कुछ कर सकें तो ठीक है, उनके जख्म को रिदने का काम बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ना करे। मैं आपके उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। वहीं कृषि सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा भी बढ़ा है। प्रदेश के कृषि क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती की जा रही है। साल 2025 तक इस 38% को 50% तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि सचिव ने यह भी कहा कि जैविक खेती वक्त की जरूरत है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जैविक खेती की अहम भूमिका है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय तक लगभग 4,80,000 किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं। 2,26,000 हेक्टेयर पे हम खेती कर रहे हैं। तो जो हमारा एरिया है खेती लायक, उसका लगभग 38% के आसपास हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसका बड़ा सिस्टमेटिक एक वे होता है कि कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। ऑर्गेनिक खेती में फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार से केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये आप सब जानते हैं कि इससे हमें बड़ा फायदा होता है। और इसका हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास का बेचा है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब हम लोग काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां इतनी असरदार और गुणवत्ता कैसे हैं, इसकी अब जांच की जाएगी। बता दें कि खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में अस्पतालों को आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता जांच के आदेश जारी किए हैं। अपर आयुक्त ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता मानकों पर सही है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में जाकर जांच करेंगे। यदि कोई दवा गुणवत्ता के मानकों पर सही न होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकारी दवाओं में पहले जो भी सप्लाई होती थी वो प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होती थी। अभी क्या कि हर आदमी का स्वास्थ्य है, उसके साथ खिलवाड़ हम नहीं चाहते हैं करे कोई, तो उसके लिए हमने सारे जितने भी इनके सप्लाई केंद्र हैं वहाँ पर जांच के लिए बोल दिया। और प्रॉपर, क्योंकि सरकार इससे बहुत चिंतित है कि दवा जैसी चीज़ें किसी को सफिशिएंट न मिले, तो उसकी जांच जरूरी है। इसलिए हम इसको अपने सैंपल के माध्यम से पता चलेगा कि वो सफिशिएंट है या स्पूरियस है। अगर इस तरह से कुछ भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने ये तैयारियां की हैं। शिकंजा कसने वाले ही अगर आंखें फेर दे तो फिर सिस्टम को पतीला लगाने से कौन रोकेगा। कुछ ऐसा ही नजारा रामनगर की सड़कों पर दौड़ती डगमा मार वाहन दिखाई दी। इसमें तमाम ओवरलोड सवारी लटका कर बेखौफ दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। अंकुश लगाने वाले विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। रामनगर की सड़कों पर हवा की गति से दौड़ते ऐसे डगमार वाहनों के अंदर की सवारियां नहीं बैठती, बल्कि वाहन की सुरक्षा के लिए लगाए गए मिड गार्ड के ऊपर खड़े और लटकते हुए सवारियां यात्रा करती हैं। इसके अलावा वाहनों के दाएं और बाएं भी तमाम सवारियां लटकी रहती हैं। यही कारण है कि रामनगर में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ रहा है ग्राफ। वहीं परिवहन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही करता नजर आ रहा है। मसूरी के ग्राम दबियाना के आसपास के जंगलों में देर रात को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग की सूचना वन विभाग और
फायर सर्विस को दी, जिसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि जंगल में लगी आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने से पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, परंतु किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कई राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। देश के कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है। लोग गर्मी के प्रकोप से काफी परेशान और बीमार पड़ रहे हैं और कई राज्यों पर हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अब ऐसे में हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की। वे भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके उन्हें अपने तापमान को कम करने का अनुरोध किया। मौजूदा समय में नौतप्पा 25 तारीख से शुरू हो गया है, जो कि 2 जून 2024 तक चलेगा। उन्होंने सूर्य नारायण से मानव जाति के साथ वन्य प्राणियों पर भी अपनी कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। जलते जंगलों और पहाड़ों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्गों को राहत देने के लिए सूरज को अपनी तपिश को कम करने की प्रार्थना की है। देखिए, आज इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भगवती गंगा जी के सानिध्य में उनको आधार मानते हुए जिस प्रकार भगवती गंगा जी की शीतलता तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए और उनके आंतरिक और बाह्य चीज़ों को जिस प्रकार शीतलता प्रदान कर रही है, ऐसी शीतलता भगवान सूर्य नारायण, जो कि कलयुग में कहा गया है कि प्रत्यक्ष देव के रूप में अगर सूर्य नारायण और देवी के रूप में भगवती गंगा प्रभामान है, इसलिए भगवती गंगा का सानिध्य और भगवान सूर्य नारायण की उपासना उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने इस भगवती गंगा जी के पवित्र घाट पर गंगा में खड़े होकर भगवान की आराधना की है, उनके नामों का जप किया है। अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव विहार में तीसरी बार बाघ देखने की घटना सामने आई है। बिनसर क्षेत्र में बाघ की आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बाघ की मूवमेंट को देखने के लिए वन विभाग ने 12 कैमरे ट्रैप लगाए हैं। वहीं वस्ती टीम को गश्त में लगा दिया है। बाघ दिखाई देने के बाद सेंचुरी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। टाइगर का मूवमेंट बिनसर में देखा गया है और लगातार ये तीसरी मूवमेंट है बिनसर में टाइगर देखा जाना। तो इसके एवज में हमने पूरे बिनसर क्षेत्र में 12 कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं और उसके लगे रेंजों में भी कैमरा ट्रैप लगाए, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ लगातार रह रहा है या बीच बीच में कॉर्बेट, रानीखेत, रामनगर होते हुए आता है, इससे कंफर्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने बिनसर में आ रहे पर्यटकों को सावधान कर दिया है कि आप समय बेस में जंगल में जाते वक्त सावधानी बरतें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर के मन्ना खाड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी बीच उत्तराखंड में किसान संगठनों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक किसान यूनियन संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भाईकू में शामिल हुए। जनसभा में किसानों ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड के किसानों का शोषण करने में लगी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2047 तक किसानों की 70% कृषि भूमि को उद्योगपतियों के हाथ में देने की साजिश चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को उनकी फसल की उचित मजदूरी देने नहीं पा रही है। मुआवजे के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, इसीलिए किसान अब अपने हक के लिए खुद ही सड़कों पर उतरेंगे। जावे संगठन को मजबूत करो, एक आंदोलन देश में फिर होगा। देखो, आंदोलन ये होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी,
सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हुआ, संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी, स्टेट के डीएम के पास में पावर है, किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है, वो चाहे व्यापारी लूट रहा है, चाहे सरकार प्रोजेक्ट के नाम पर लूट रही है। तो ये है कि जो 13 में जो कानून बना था 2013 में, उसको एटचीज रखा जाए, ये हमारे बड़े इशू हैं। ये सरकारों की पॉलिसी होती है कि वो चलवाएगी इसको, हमको इस चक्रों में नहीं पड़ना, हमको जो पहाड़ का किसान है उसकी भी हमको बात करनी है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां चोरी के मामले में विवेचना कर रहे मयूर विहार चौकी इंचार्ज ने पीड़ित महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक फरवरी 2023 में उनके घर में चोरी हुई थी, जिसकी जांच मयूर विहार के चौकी इंचार्ज मनोज भट्ट कर रहे थे। जांच के बहाना बनाकर वह उसे नैनीताल ले गया और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी शिकायत डीजीपी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की, जिस पर एसएसपी ने केस दर्ज कर आरोपी को निलंबित कर दिया है। थाना राजपुर पर एक पीड़िता के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा जो चौकी इंचार्ज मयूर विहार थाना रायपुर, उनके ऊपर जो है अनैतिक कृत्य के आरोप लगाए गए थे। तो उनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उसमें जो है 376, 354 और अन्य धाराओं में जो है एफआईआर पंजीकृत की गई है चौकी प्रभारी मयूर विहार के विरुद्ध। उनको जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी तफ्तीश की जो पर्यवेक्षण है वो भी हमने जो हमारे लेडी सीओ ऑफिसर हैं सीओ प्रेमनगर, उनके सुपुर्द किया गया है। देहरादून में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निगम कर्मियों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है और शायद आज तीसरा दिन है, तो तीनों दिन हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई है, साथ ही आगे भी पूरा सहयोग देने की बात भी कही। अभी अतिक्रमण के संबंध में अभी नगर निगम के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है और शायद तीसरा दिन है, तो तीनों दिन जो है हमारे द्वारा उनको पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया है। और जैसा आप जानते हैं कि पुलिस का काम जो है, जो सरकारी मशीनरी है वो और जो सरकारी कार्मिक है उनकी सुरक्षा का होता है, तो वो पूर्ण रूप से हमारे द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और परसों भी कार्रवाई हुई थी, कल भी कार्रवाई हुई थी और आज भी जो है राजपुर क्षेत्र में कार्रवाई होनी थी, तो अभी वो शाम तक पता चलेगा क्या उसका अपडेट है। 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना होनी है। ऐसे में देहरादून पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी अजय सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जाना। प्रमोद कुमार ने बताया कि अधिकारी, एजेंटों और मतगणना क्रमिकों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था है। पार्किंग जो कि अधिकारी हैं, एजेंट हैं और जो मतगणना कार्मिक हैं, उनकी पार्किंग के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मतगणना के एजेंट होंगे उनको जो परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। अधिकारियों की गाड़ी कहाँ पार्क होंगी वो जगह भी चिन्हित कर ली गई है। साथ ही साथ जो हमारी बैरिकेडिंग है उसका भी काम कल हम लोग ने सुपरवाइज किया था, तो वो अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो उसको भी पूर्ण करने के निर्देश जो है पीडब्ल्यूडी के जो भी ठेकेदार हैं उनको भी दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के कामकाज को लेकर शहरी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अच्छा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता है कि जनता को कमाए गए रेवेन्यू से लाभ कैसे दिया जाए। मेरे आवास से संबंधित जो भी अपने सेक्शंस थे उनसे हमने बातचीत की है, कैसे हम अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम जनता को सुविधाएं दें।
इन सभी बिंदुओं पे हमने लगभग 3.5 घंटे बैठ के हमने चर्चा की है। पूरे विकास प्राधिकरण, चाहे हमारे MDD हो, HRD हो, झील विकास प्राधिकरण हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर प्राधिकरण हो, उनमें सबसे हमारी खुल के बात हुई है कि आप अपने सरकार का जायज़ा रेवेन्यू कैसे हमें मिले, यानी नक्शे हम कैसे पास करें। नक्शे पास करने के लिए हमने ऑनलाइन मांगते ही हैं, 15 दिन हमने आवासीय के लिए और 30 दिन के लिए व्यावसायिक नक्शे हमें पास करने हैं और एक ही बार में हमें आपत्ति लगानी है ताकि जनता को परेशानी ना हो। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।